कौन सी हरितगृह गैस है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पर फ्लोरो कार्बन, नाइट्रो ट्राई फ्लोराइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? इतना हमने नाम लिख दिया है। और अब हम ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सी हरित गृह गैस हैं। ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दे? पक्का? चलो, सही सही ऑप्शन ले लो बेटा तुम लोग। एक हमसे कहा, एक ने सही सही ऑप्शन लो, सही सही। तो एक से 7 तक। तीन, चार, पांच, छ, 3 से 10 तक। 1 से 8 तक। अब ऐसे भी तुमने ऑप्शन कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे ऑप्शन में तुम्हें दे दिए हैं।
यूपीएससी, इस बार यूपीएससी का पैटर्न देखा उन्होंने, क्या पूछे थे, 3 खानों में क्वेश्चन पूछे, है ना, यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन, और ये कितने पूछे उन्होंने, ऐसे लगभग 8-9, शायद 8-9 सवाल। वो उन्होंने हिंट, इंडिकेशन दी है कि बेटा अगले साल पूरे उसी में पूछेंगे। हाँ, इतना ऑप्शन, इतना ऑप्शन नहीं मिला है, अब मिलेगा। नया कुछ भी बन सकता है यार, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। बताओ। हाँ, बी वाले ऑप्शन में 10 10 नहीं दिए हैं, ये यहां पे तुम 10 चाह रहे हो, ये लो यार, तुम्हारे कहने पे 10 हो गया बेटा, बस अब बताओ। भूल गए थे, तुमने याद दिला दिया, हम भूल गए थे, मुझे याद आ गया, अब तुमने बता दिया है। हाँ बताओ, क्या लगता है। अच्छा, कौन कौन कह रहा है ए, ए, एक दो, एक दो, दो लोग ये बोल रहे हैं। कौन कौन कह रहा है बी, एक कह रहा है बी। कौन कह रहा है 3 से 10, 3 से 10, भाई इतने ही लोग 3 से 10 में, 3 से 10, 1 से 8, और किसी ने, बहुत लोग ऐसे कुछ भी नहीं बोला। 1 से 8 वाले कौन है, 1 से 8, तुमने अभी उसमें भी हाथ उठाया था बिट्टू, हाँ पहले वाले में उठाए थे, हाँ 1 से 8। ये जितने, ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हरित ग्रह गैस हैं, ये सारी की सारी हरित ग्रह गैस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, सारी की सारी। अब ग्रीन हाउस गैस होती क्या है वो भी आप, हम आगे बता रहे हैं आपको, है ना, बहुत लोग बच्चों ने अटेंड नहीं करा है क्लाइमेटोलॉजी, तो उनको भी बता दूंगा, लेकिन ये सारी की सारी जो है हरित ग्रह गैस है, ठीक है, ये जितनी आप देख रहे हैं, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, परफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोट्राइफ्लोराइड, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, ये सारे के सारे, और इत्तेफाक से आपको ये सब याद होने चाहिए, इसके अलावा भी हैं, इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, इसके अलावा भी हैं, लेकिन इतने आपको याद होने चाहिए, ये आपको मालूम होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक आपका रिपोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की आती है, वॉलंटरी ग्रुप की आती है, आईपीसीसी की, है ना, उन्होंने इसको मान रखा है, ये हमारे हरित गृह गैस हैं, उनके अनुसार ये हरित गृह गैस हैं सारी, और ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके लिए, ठीक। और ये चैप्टर जो है बेटा, इस चैप्टर में बहुत याद करना है भी आगे, आईपीसीसी ने कौन कौन सी रिपोर्ट में क्या क्या बोला, एटलीस्ट 5 और 6 में क्या बोला, महत्वपूर्ण चीजें, उनको भी याद करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात तुम्हारे, क्योंकि ये सब आंसर राइटिंग में अब हेल्प होगी। आप ये ना भूलिएगा कि पर्यावरण केवल और केवल प्रीलिम्स में आता है, पर्यावरण आपका क्या है। अब रोहित शर्मा, हमको तुम बताओगे क्या, तुम हमको बताओगे बेटा कि हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, तुम हमें बताओगे, समझाओगे कि हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित ग्रह प्रभाव क्या है, उसके प्रभाव नहीं। अब तुम अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे तो बेटा मार खाने के लिए रेडी रहो। तुम्हारा नाम क्या है, रोहित है, दांत चियार रहे हो। बताओ, और कोई बताएगा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, बताओ। कहाँ कांच वाँच ले आ रहे हो यार, क्यों कांच लेके आ रहे हो, हमने हरित ग्रह प्रभाव पूछा क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव। हाँ साक्षी बताओ, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है।
दीक्षा, हरितगृह प्रभाव क्या होता है? हरितगृह प्रभाव तुम बताओगे? पक्का? बताओ, अब बैठे बताओ। वो कैमरे के लिए था, अब बताओ आराम से बैठ के। हाँ, क्या क्या क्या? हमने तुमसे प्रश्न पूछा हरित ग्रह के बारे में नहीं, हमने पूछा हरित ग्रह प्रभाव क्या है। नहीं, वही नहीं बोला तुमने। तुमने हरित ग्रह के बारे में जो हो रहा है वो बता दिया। तुमसे अगर पूछा जाएगा हरित ग्रह प्रभाव क्या है, तो तुम्हें बताना है। हाँ, हम्म, नहीं नहीं, हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है बताओ? तुम क्लास में थे ना? हरित ग्रह प्रभाव। और कौन बचा है पुराना कैंडिडेट? हाँ, वो हमारी तो देख लो। हाँ, इधर देखो, हमें ध्यान है। तुम बताओ हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है? अरे कितना आसान है हरित ग्रह प्रभाव, कोई बता नहीं पा रहे तुम लोग। हमने तुम लोग से क्या बोला? छोटी छोटी तुम लोग परिभाषाएं याद करा करो। हाँ, हंस लो, तुम हंस लो साक्षी बेटा, उधर उधर घुस के हंस लो। हाँ हाँ, कुछ लोग, तुम लोग अभी तक जो है ना स्कूल कॉलेज से बाहर नहीं आ पाए हो। अभी भी तुम लोग वही हरकत है, हम पढ़ा रहे हैं, बतिया के हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तुम ही लोग होगे परेशान। सुनो, हरित ग्रह प्रभाव ऐसा होता है कि आपका सपोज यहां से सौरिक विकिरण है ना? ये प्रभाव वो होता है जिसमें कोई भी वस्तु, गैस, है ना, वो आपका इस प्रकार से जो सौरिक विकिरण आ रही है, सौरिक विकिरण को आने देता है, उसके लिए पारदर्शी निकाय की तरह काम करता है, और जो हमारे यहां से विकिरण निकलती है उसको जाने नहीं देता है। अभी कुछ लिखना मत। अब बहुत सारे नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनको समझाना है, जरूरी है कि हरित ग्रह प्रभाव होता क्या है। तो पहले समझो, सबसे पहली चीज समझो कि हरित ग्रह क्या होता है। हरित ग्रह क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझिए। अब हरित ग्रह जो है बेटा, ये एक कांच का घर होता है। ये कांच का घर है, ठीक है। और कांच का घर जो है वो क्यों बनाया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है? तो कांच का घर बनाया जा रहा है ठंडे प्रदेशों में। बहुत ध्यान सुनिए सब लोग बात। कांच का घर जो है वो ठंडे प्रदेशों में बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां पर उपयुक्त तापमान जो चाहिए वनस्पति के लिए, वो वनस्पति के लिए उपयुक्त तापमान यहां पर मौजूद नहीं होता है। वहां सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए वहां पर बहुत ठंडा होता है। जैसे कि तुम्हारा क्षेत्र है, इस प्रकार से अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्षेत्र जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये ठंडा क्षेत्र है, जिसमें आपका साइबेरिया भी आ जाता है। एक क्षेत्र है कौन सा? साइबेरिया। साइबेरिया क्षेत्र कहां पड़ता है? रूस में। एक कंट्री है रूस, रूस में पड़ता है, ठीक है। अब यहां बहुत तापमान आपका क्या रहता है? बहुत आपका कम रहता है। तो क्या करते हैं ये लोग? कांच का घर बनाते हैं। अब ये कांच का घर क्या कर रहा है? कांच का घर इस प्रकार से, यहां पे सन है, इस प्रकार से यहां सन है, यहां से क्या हो रहा है आपकी? यहां से रेडिएशन आ रही है, यहां से सौरिक विकिरण आ रही है। तो कांच का घर ये पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है। ये पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है इनके लिए, इनको आने दे रहा है। जब ये सौरिक विकिरण बेटा आ रही है, जब ये सौरिक विकिरण आ रही है, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जा रहा है? ये वाला, ये गर्म हो जा रहा है, ठीक है, ये बहुत गर्म हो जा रहा है। तो जब ये गर्म हो जाएगा, तो आपको मैं बता दूं, जितने लोग भी हैं सब लोग सुन लीजिए, कोई भी गर्म चीज है, अगर कोई भी गर्म चीज है तो उससे विकिरण निकलती है। कोई भी गर्म चीज हो, हर गर्म चीज से क्या होता है? विकिरण निकलती है। फिर चाहे वो तवा जिसमें बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, उससे भी विकिरण निकल रही है। तुम्हारी जो छत है गर्म,
उससे भी विकिरण निकल रही है। तुम्हारा सूर्य जो है वो भी गर्म है, वहां से विकिरण निकल रही है। पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, वहां से भी विकिरण निकल रही है। हाँ, यूरेनियम से भी निकल रही है। तुम्हारी खोपड़ी गर्म हो जाती है, उससे भी निकल रही है। जो भी आपका याद रखिएगा, जो भी आपकी गर्म चीज है वहां से रेडिएशन निकलती ही निकलती है। ठीक है, जो भी गर्म चीज है उससे रेडिएशन निकलती ही है। तो यहां पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, बताओ मुझे, सूर्य की किरणें बेटा अगर यहां पड़ रही हैं तो सूर्य की किरणें यहां पड़ रही है तो गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पे गर्म हो रहा है। सूर्य की किरणों की वजह से यहां गर्म हो रहा है, और यहां क्योंकि गर्म हुआ है तो यहां से भी क्या होगा, यहां से भी रेडिएशन निकलेगी। यहां से भी रेडिएशन क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, ये भी रेडिएशन निकलेगी। लेकिन यहां पर क्या है, जो ये रेडिएशन निकल रही है, इसको, ये क्योंकि सूर्य से आ रही है, ये सूर्य से आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सौरिक विकिरण बोलते हैं बेटा। क्योंकि ये सूर्य से आ रही है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सौरिक विकिरण। और यहां पर जो निकल रही है इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ये आपकी इंफ्रारेड विकिरण है, ये आपकी इंफ्रारेड वेव्स हैं। ठीक है, यहां से जो निकल रही हैं। अब इन इंफ्रारेड वेव्स के लिए ये कांच का घर जो है ना सौतेला व्यवहार कर रहा है। इनको आने दे रहा है, घर में घुसने दे रहा है, और इनको यहां से जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आपका यहां पर अपारदर्शी निकाय की तरह कार्य कर रहा है। यहां पर जो इंफ्रारेड रेडिएशन इनको जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन आपकी जा नहीं पा रही है, वापस यहीं पर क्या हो रही है, यहीं पे फंस जा रही है, इस घर में फंस जा रही है। और ये जो तुम्हारे विकिरण निकली है, ध्यान से बताओ, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकली है, ये ठंडी है गर्म है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां से गर्मी आ रही है, यहां से सौरिक विकिरण आ रहा है पारदर्शी निकाय की तरह, और ये हमारे पृथ्वी को क्या कर रहा है, पृथ्वी को यहां पर गर्म कर दे रहा है। और जब पृथ्वी गर्म हो जा रही है तो यहां से क्या निकल रही है, ये सॉरी पृथ्वी बोल रहा हूं, ग्लास यहां गर्म हो जा रहा है, तो यहां से क्या निकल रहा है, ग्लास के घर से तुम्हारा इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहा है। और इंफ्रारेड रेडिएशन को ये जाने नहीं दे रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण यहां पे तापमान बढ़ जा रहा है। इसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। और अगर तापमान में वृद्धि होगी तो यहां पे ये उपयुक्त आपकी कंडीशन बन जाएगी, किसके लिए, वेजिटेशन के लिए। ये वेजिटेशन के लिए क्या हो जाएगी, उपयुक्त कंडीशन बन जाएगी कि नहीं। और दूर से आप देखेंगे इस घर को तो यहां हरा भरा ये घर हो जाएगा। कैसा घर हो जाएगा, हरा भरा दिखेगा, ये आपको हरा दिखेगा रंग। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इसलिए हम इसको बोल देंगे हरित गैस, है ना, हरित ग्रह बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे, हरित ग्रह, ग्रीन हाउस, ये कहलाएगा हरित ग्रह, या इसको हम बोलेंगे ग्रीन हाउस। तो इस ग्रीन हाउस के बारे में अगर आपको जानना हो तो इस ग्रीन हाउस के बारे में क्या समझा हमने, कि यहां पे जो सौरिक विकिरण आ रही है इनको ये आने देता है, पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है। और यहां से जो आपकी पार्थिव विकिरण, जो आपकी इंफ्रारेड विकिरण निकल रही है, उनको जाने नहीं देता है, उनके लिए अपारदर्शी निकाय की तरह काम कर रहा है, उनको यहीं पर फंसा दे रहा है। इसकी वजह से ये जो हीट है, ये हीट आपकी क्या होती है, ये फंसी रहती है। ठीक है, इसको हम ग्लास इफेक्ट, कांच का प्रभाव भी कहते हैं, इसको हम कांच का प्रभाव भी कहते हैं, ये कांच का प्रभाव भी कहते हैं इसको। और ये कांच का प्रभाव जो है आपको कहां देखने को मिलता है, अगर आपने नोटिस करा होगा तो हमारी इस प्रकार से कार होती है, ये कार है। ठीक है, तो यहां पे कार में सनलाइट आती है शीशों से। ठीक है, और हम देखते हैं जब गर्मियों में हम लोग अपना दरवाजा खोलते हैं कार का, जब दरवाजा हम लोग खोलते हैं कार का तो एकदम से हीट निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती हीट। वो हीट क्यों निकल रही है, वो हीट इसलिए निकल रही है क्योंकि यहां से सौरिक विकिरण कांच के थ्रू आ तो गई कार में, लेकिन जो कार गर्म हुई उसकी हीट बाहर नहीं निकल पाई, और वो हीट आपकी वहीं ट्रैप हो गई, वहीं जाल में फंस गई, और वो वाला हिस्सा क्या हुआ, वो वाला हिस्सा आपका गर्म हो गया, इसमें तापमान में वृद्धि हो गई, है ना। तो ये क्या कर रहा है, सौरिक विकिरण को आने दे रहा है, परंतु जो आपके इंफ्रारेड विकिरण है उनको जाने नहीं दे रहा है। यह हरित ग्रह कार्य कर रहा है, यह हरित ग्रह कार्य कर रहा है, और जो इसका प्रभाव है
उसको हम बोलते हैं क्या, हरितगृह प्रभाव। तो हरितगृह प्रभाव क्या हुआ, हरितगृह प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें गैस या कोई वस्तु सौरिक विकिरण को आने दे रही है, परंतु जो आपकी इंफ्रारेड विकिरण है उनको जाने, ठीक है ना, क्लियर है बात यहां पर, अभी मैं लिखवा दूंगा। ये है यहां पर, ये पार्थिव विकिरण को पारदर्शी निकाय की तरह कार्य कर रही है, आने दे रही है, और जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनको ये जाने नहीं दे रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हरितगृह प्रभाव बोलते हैं, ठीक है, हरितगृह प्रभाव। तो ये हरितगृह प्रभाव, जैसे मैं हमेशा बताता हूं आप लोग को, ये क्या है, टाइगर श्रॉफ की तरह है। इनकी आती है पर जाती, तो बस याद रखो टाइगर श्रॉफ को। हरितगृह क्या याद रखना है, टाइगर श्रॉफ, है ना। अब यहां पे लिखो, सब लोग कॉपी में लिखो, सब लोग कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखिए कि पहले हरितगृह के बारे में लिखो, हरितगृह के बारे में। हरितगृह एक कांच का घर है, हरितगृह कांच का घर है, जो ठंडे क्षेत्रों में बनाया जाता है, जो ठंडे क्षेत्रों में बनाया जाता है, जो ठंडे क्षेत्रों में बनाया जाता है, ताकि वहां वनस्पतियों को उगाया जा सके, वहां वनस्पतियों को उगाया जा सके। वहां वनस्पतियों को उगाया जा सके। अब लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज करके, कांच का घर सौरिक विकिरण को प्रवेश करने देता है, सौरिक विकिरण को प्रवेश करने देता है, और एक पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है, और उसके लिए एक पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है, और उसके लिए एक पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है, और उसके लिए एक पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है। सौरिक विकिरण को प्रवेश करने देता है और उसके लिए एक पारदर्शी निकाय की तरह कार्य करता है। परंतु यह कांच के घर के भीतर उत्पन्न हुई, कांच के घर के भीतर उत्पन्न हुई कांच के घर के भीतर उत्पन्न हुई इंफ्रारेड विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, पूर्ण विराम। इसके फलस्वरूप इस घर के भीतर का तापमान बढ़ जाता है, इस घर के भीतर का तापमान बढ़ जाता है, और
वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों पेड़ पौधों के लिए के लिए उपयुक्त स्थिति बना देता है, उपयुक्त स्थिति बना देता है, उपयुक्त स्थिति बना देता है। पूर्ण विराम। वनस्पतियों की अधिकता के कारण, वनस्पतियों की अधिकता के कारण यह घर, यह ग्रह, वनस्पतियों की अधिकता के कारण यह ग्रह हरा, हरा या हरे रंग का दिखता है, और इस कांच के घर को इस कांच के घर को हरित ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखिए कि लिखिए कि पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। आगामी 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 सौरिक विकिरण, आगामी सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी निकाय, आगामी सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी निकाय एवं बहिर्गामी एवं बहिर्गामी एवं बहिर्गामी इंफ्रारेड विकिरण के लिए इंफ्रारेड विकिरण के लिए विकिरण के लिए अपारदर्शी निकाय, अपारदर्शी निकाय विकिरण के लिए अपारदर्शी निकाय के लिए अपारदर्शी निकाय की तरह, सॉरी, अपारदर्शी निकाय की तरह, अपारदर्शी निकाय की तरह कार्य कार्य करने के प्रभाव को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं, को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। और उसी में आगे लिखो, और जो गैसें या जो गैस
हरित ग्रह प्रभाव को दर्शाती है। जो गैस हरित ग्रह प्रभाव को दर्शाती है उसे हरित ग्रह गैस कहते हैं। उसे हरित ग्रह गैस कहते हैं। उसे हरित ग्रह गैस कहते हैं। अर्थात जो गैसें या जो गैस सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शी एवं बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी निकाय की तरह कार्य करती हैं। बहिर्गामी विकिरण के लिए, पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी निकाय की तरह कार्य करती हैं। उन्हें हरित ग्रह गैस कहते हैं। तो यहां पे जो मैंने आपको हरित ग्रह गैस बताई वो सारी गैस कुछ इस प्रकार से, देखो सारी गैस कुछ इस प्रकार से है। जहां आपकी हरित ग्रह गैस है, हरित ग्रह गैस जो है ये क्या करेगी, सौरिक विकिरण को आने देगी। ये सौरिक विकिरण को आने देती है और ये जो पार्थिव विकिरण है, पार्थिव विकिरण, यहां से जो पार्थिव विकिरण निकल रहा है उसको ये जाने नहीं देती है। जहां जहां पे ये मिल जाएगी उसको रोक लेगी। जहां जहां पे गैस होगी ये पार्थिव विकिरण जो कि अंतरिक्ष में चला जाता है, ये पार्थिव विकिरण जो कि अंतरिक्ष में चला जाता है उसको ये क्या करती है, उसको फंसा लेती है, रोक लेती है। और इस कारण क्या होता है, इस कारण हमारा जो निचला वायुमंडल है, निचला वायुमंडल हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, निचला वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो लिख लो कि इसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह सौरिक विकिरण से गर्म होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह सौरिक विकिरण से गर्म होती है। जबकि निचला वायुमंडल पार्थिव विकिरण के हरित ग्रह गैस द्वारा पार्थिव विकिरण के हरित ग्रह गैस द्वारा अवशोषण के कारण गर्म होता है। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने यहां बोला कि यहां पे जो तुम्हारी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह क्यों गर्म हो रही है, सौरिक, निचला वायु किस लिए गर्म हो रहा है, वायुमंडल, पार्थिव
विकिरण के कारण। यही प्रश्न तुम्हारा आया था, यही तुम्हारे यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, इतना सरल प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह किससे गर्म हो रही है, तो पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है सौरिक। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा जो जो वायुमंडल है वो किससे गर्म होता है, पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण यहां पर जो है, पार्थिव विकिरण यहां फंस जा रहा है, तो पार्थिव विकिरण की वजह से वायुमंडल हमारा क्या हो रहा है नीचे का, सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जबकि जो तुम्हारा ये पार्थिव विकिरण निकल रहा है इससे क्या गर्म होता है। अब ये क्यों ऐसा करता है, क्या है, ये जब तुम लोग जब जलवायु पढ़ोगे, जलवायु विज्ञान, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो भूगोल में जो नए बच्चे हैं उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, शॉर्ट वेव क्या होती हैं, वो सब कहानी वहां हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए उतना वेट करो। अब हरित ग्रह गैस के बारे में मैंने आपको बताया। अब मुझे बताइएगा, अब एक प्रश्न आप लोग से, एक प्रश्न, हाँ भाई बताओ कि इनमें से क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है तुम्हारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प भी साथ में है, वाटर भी है, वो जलवाष्प है वो, काला कार्बन। बी, ये वाला पक्का, और सही है ये बी, या तुम्हें लगता है कुछ और है, सही है पक सी। हाँ भाई नेहा, कौन सा होगा सही, सी, हाँ सी, ए, ए, ए कितने लोग बोल रहे हैं, ए वाले, ए वाले कितने लोग कह रहे हैं बी होगा, बी, कितने लोग कह रहे हैं सी होगा। बड़ा एकदम ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव हो रहा है। इधर सीट उधर सीट हर तरफ। और डी कौन कह रहा है, डी, डी डी, डी तुम कह रहे हो। अबे क्या इतनी देर तक हमने पढ़ाया है, हम्म हम ये क्या पढ़ा रहे हैं अभी तक हमने, क्या हाँ क्या होगा बताओ इसमें से ऑप्शन तुम्हारा।
ए, ए देखो 1 2 3 आपका क्या है? नहीं नहीं आप यस विद ओनली आई एस टी शर्ट। हाँ आप ही ने पहनी है ना ओनली आई एस टी शर्ट। हाँ बताइए आप। बी, बी, बी सही है, बी सही है। अरे यार काला कार्बन जो है, काला कार्बन, काला कार्बन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है काला कार्बन। तो काला कार्बन अगर एब्जॉर्ब करता है तो काला कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये आपका चारों सही है कि नहीं है? और जलवाष्प जो है, जलवाष्प भी हरित गृह गैस है, जलवाष्प भी हरित गृह गैस है। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तुमने सही बोला था, एकदम सही। आप हमने बता दिया तुम्हारे लिए, पहले से भविष्यवाणी कर दी बेटा हमने। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, काला कार्बन, ये सभी आपके क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा केवल वही आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताओ दीक्षा, आंसर बताओ मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन वही रहेंगे तुम्हारे, ऑप्शन हम चेंज नहीं करेंगे। अरे भैया क्यों उधर पूछ रहे? बताओ। हाँ ए, तुम्हारा ए है, तुम बताओ। बी, तुम अभी भी बी के साथ रहना पसंद करोगी। हाँ आपका क्या है? ए, बी, बी, ए, ए, डी, सी, सी, ए, ए, बी, सी, बी। अरे आंसर बताओ, ए बी सी वो सब हमें ना बताओ, अभी पूछेंगे बाद में, कानून ना बताओ हमें। हाँ हाँ उधर बताओ। ए, ए, इनमें से हो सकता है तुम सही हो सकता है ना? ए, ए, डी, इनमें से कोई नहीं। ए, डी, ए। हाँ गीतांजलि तुम्हारा प्रश्न समझ में नहीं आया? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? क्या चीज? अरे हमें नहीं मालूम, आप यहां पर तुम्हारा आ गया, यहां यूपीएससी में तुम्हें खुद ही समझना है। हाँ भाई पीछे बताओ बच्चों, क्या होगा? ए, तुम बताओ बेटा। हाँ काला कार्बन जो है, काला कार्बन गैस नहीं है, काला कार्बन एरोसॉल है। काला कार्बन जो है वो आपका ठोस पदार्थ है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। काला कार्बन क्या है? ठोस पदार्थ। तो यहां पर ये क्या हुआ? ये ऐसे ही आपका, तो दीक्षा ने एकदम सही बोला। क्या? मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जल वाष्प, ये गैस है आपकी, और ये सभी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न समझो कैसे प्रश्न आते हैं, इसी तरीके से प्रश्न में फंसाया जाता है। क्या? अब काला कार्बन हमने पढ़ा, काला कार्बन हमारे दिमाग से उतर गया कि गैस है ही नहीं। सर ने बताया था, बार बार पढ़ाया था एरोसॉल के बारे में, लेकिन एरोसॉल भूल गए। अब जो नए बच्चे हैं चलो उनको तो नहीं मालूम है, लेकिन पुराने बच्चे जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में रिवीजन में नहीं बैठे थे, वही है सब जो गड़बड़ करे हैं, है ना? तो यहां पे याद रखिएगा, काला कार्बन जो है क्या है? काला कार्बन एक ठोस पदार्थ होता है, गैस नहीं होती है। काला पदार्थ, काला कार्बन कहां से निकलता है? काला कार्बन पे हम पूरा एक लेक्चर है हमारा, हम काला कार्बन पे पूरा पढ़ाएंगे आपको। लेकिन काला कार्बन होता क्या है? जो पराली जलाते हो, पराली, पराली के नाम सुना है? पराली, न्यूज में पराली, खेती के बाद जो बच जाता है ना, उसको जलाते हैं, उसको जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करते हैं, उसको कहीं फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको जला दिया जाता है। तो जब जलाते हैं उसको, जो खेती होती है ना बेटा, खेती करने के बाद जो बचा रह जाता है,
फसल का बचा रह जाता है भाग, उसको जला दिया जाता है। उसको जलाते हैं तो यहां पे छोटे छोटे कण निकलते हैं, गैस नहीं है, कण है ना, ठोस कण है। तो वो कहलाता है क्या, काला कार्बन। उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लैक कार्बन। तो ब्लैक कार्बन जो है ये पराली के जलाने से आता है, पराली के जलाने से, पराली के जलाने से क्या आता है, ब्लैक कार्बन, काला कार्बन। लिख लो, पराली के जलाने से आता है। जो नए बच्चे लिख लें, पराली के जलाने से काला कार्बन आता है। लिख लो, पराली के जलाने से, नोट करके लिख लो, ऐसी चीजें नोट करके लिखा करो। नोट कि काला कार्बन की जो उत्पत्ति है, हाँ, पराली हमने बताया ना, खेत, खेत, खेत के बाद जो बचा रहता, दिखा रहे हैं उनको, फसल कटाई के बाद जो बच जाता है, क्या बोलते हैं तुम लोग यहां पे, पुआल, पुआल। आप पुआल, पुआल का वो बिछाने छाने वाला भी बनता है, वही पुआल ना। ये वही है जो तुम देख रहे हो। तो ये देखिए, ये जो बच जाता है इसको बोलते हैं पराली, ठीक है। ये जो बच जाता है इसको क्या बोलते हैं, पराली बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो बच जा रहा है इसको हम पराली बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जला देते हैं इस प्रकार से, ये पराली जलाई जा रही है, ठीक है ना। ये बचा हुआ जो भाग है जलाई जा रहा है। और जब ये जला रहे हैं तो इसके धुएं के साथ साथ छोटे छोटे कण निकलते हैं, छोटे छोटे ठोस कण निकलते हैं। उन ठोस कणों को हम बोलते हैं क्या, काला कार्बन। तो पराली के जलाने से उत्पन्न होते हैं क्या, काला कार्बन या ब्लैक कार्बन। तो लिख लो, पराली के जलाने से काला कार्बन उत्पन्न होता है। लिख लिया, पराली के जलाने से क्या उत्पन्न होता है, काला कार्बन। लिख लो, काला कार्बन एक ठोस पदार्थ है ना, काला कार्बन एक ठोस पदार्थ है। लिखिए, काला कार्बन एक ठोस पदार्थ है, काला कार्बन एक ठोस पदार्थ है। तुम्हारा पहला दिन है आज बेटा, पहला दिन है, बच गए तुम फिर आज, है ना, पहला दिन है। तो एडमिशन ले लिया तुमने, नहीं, अच्छा। पराली को जलाने से काला कार्बन उत्पन्न होता है। काला कार्बन ठोस पदार्थ है। यह अति सूक्ष्म, यह अति सूक्ष्म, यह अति सूक्ष्म होता है। और फिर लिखो, यह अति सूक्ष्म होता है। और लिखिए, यह सौरिक विकिरण को अवशोषित करता है। लिखिए, सौरिक विकिरण को अवशोषित करता है। यह अति सूक्ष्म होता है, यह सौरिक विकिरण को अवशोषित करता है, यह सौरिक विकिरण को अवशोषित करता है। बेटा आपका नाम क्या है, रविराज, रविराज। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, अविनाश, अविनाश, रविराज, ठीक है। अर्चना, साक्षी, रविराज, अविनाश, अर्चना, साक्षी, हम, आपका नाम क्या बेटा, अंजू, अंजू, अर्पिता, अस्मिता, अस्मिता। तो हम लोग अगर बाहर निकले, तो बाहर निकले अगर हम लोग अभी धूप में, तो सबसे ज्यादा गर्म किसको लगेगा, उन चारों को, कि जो हम लोग ने टी शर्ट पहन रखी है पीडब्ल्यू की, हमको ऑब्वियस सी बात है, वी आर हॉट, ठीक है। तो ऐसा है कि जो हमारा काला कपड़ा है, काले रंग की विशेषता होती है, काले रंग की विशेषता होती है को वो हीट को क्या करता है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो ब्लैक कार्बन है, इनको ब्लैक हम इसलिए बोल रहे हैं, ब्लैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका रंग काला है, और क्योंकि रंग इनका काला है इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, पराली जला रहे हो तो कितना ऊपर उड़ेगा, नीचे बेटा, हिमालय तक पहुंच जाता है। ये इतने हल्के होते हैं, ये इतने हल्के होते हैं, इतने अति सूक्ष्म होते हैं, ये हिमालय तक पहुंच जाते हैं, हिमालय के ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं। और हिमालय के ग्लेशियर में जाके क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इस तरीके से ये हिमालय है, ये यहां पराली जलाई गई और ये यहां पहुंच गए।
और यहां पर आके ये जो आपके काला कार्बन है ये यहां जाके चिपक जाता है, यहां चिपक जाता है ना। और इसकी वजह से क्या होता है बताओ, काला कार्बन अगर चिपक गया सफेद जगह पे, काला कार्बन सफेद जगह पे चिपक गया तो सफेद जगह क्या करता है, परावर्तित करता है चीजों को, रिफ्लेक्ट करता है। और काली चीज क्या करता है, अब इमेजिन करो कि ये अगर तुम्हारा बर्फ के पहाड़ हैं, यहां पर बर्फ है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, और उनमें अगर काली चीज चिपक जाए तो जितना वो पहले परावर्तित कर रहे थे अब वो परावर्तित, अब वो क्या करेंगे, अवशोषित। और अगर अवशोषित करेंगे तो वहां का तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, बर्फ पिघल जाएगी। तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अगेन, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ये जो काला कार्बन है, ये काला कार्बन क्या है, किसके लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल। इस पे हम पूरा डिटेल में आपको लिखवाएंगे, सूट एंड सब कुछ लिखवाएंगे, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अब असली कहानी चालू होगी ब्रेक के बाद। क्या हुआ असली कहानी मतलब, सभागार, पीडब्ल्यू के सारी टॉप फैकल्टीज जो है वहां पर रहेंगी। अरे वो हम ये कहना चाह रहे हैं वहां पे, इनको सरप्राइज बता दे क्या, हम्म। अब तुम लोग होशियार हो, समझ जाओ। अरे हमने कहा ना, पीडब्ल्यू के सारे टॉप फैकल्टीज आ रही हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की सारी टॉप फैकल्टीज आ रही हैं, है ना। पीडब्ल्यू के सभी टॉप लोग आ रहे हैं। पीडब्ल्यू में आप लोग को अपॉर्चुनिटी रहेगी उनसे मिलने की जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा। आप लोग को अपॉर्चुनिटी रहेगी जिन्होंने इतनी अफोर्डेबल फीस में आपको यहां पे प्रोविजंस और बहुत सारी चीजें आपको दी हैं, राइट। तो उनसे मिलने का मौका रहेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंसान, बहुत ही ज़बरदस्त यूथ जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया कम उम्र में, अलक पांडे सर से मिलने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग, हाँ, हम्म, हम, अब तुमने सुना नहीं, हमने कहा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टॉप फैकल्टी सारी आ रही हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के जो हाईली रेटेड एप्लीकेशन में टीचर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो तुम लोग सोच लेना। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, अरे यार हम अगर यहां हैं तो हम तो मजबूरी में आएंगे ना, हम तो जाएंगे ही आएंगे, हम तो रहेंगे ही। हमसे तो डेली मिल लेते हो, वहां पे नए नए टीचर्स है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं हिंदी मीडियम में। कई लोगों ने मेरे ख्याल से शायद राजेश मिश्रा सर से भी पढ़ा है किसी ने, है ना। हाँ, राजेश मिश्रा सर भी आ रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करने का मौका है तुम लोग का। राजेश मिश्रा सर आ रहे हैं, है ना। और बहुत सारे फैकल्टीज आ रही, सारी लगभग फैकल्टीज आ रही हैं। अमित सिंह सर आ रहे हैं, अमित सिंह सर जो एथिक्स पढ़ाते हैं, है ना, जो कई सारे इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े टीचर हैं, वो भी आ रहे हैं। वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं और बढ़िया टीचर्स, मतलब दिल्ली के सारे टीचर्स आ रहे हैं आपके। तो एक अच्छा अच्छा मौका है आपका इंटरेक्शन करने का उनके साथ।
उनसे बात करने का अच्छा मौका है, तो आप लोग सभी आ सकते हैं वहां पर। मतलब बढ़िया है, आना चाहिए। आई थिंक ऐसे ऐसे इवेंट्स में आप लोग को आना चाहिए जिसमें कुछ यू नो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां से उसके बारे में जानने में, उनकी क्या क्या उनका एम है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेंगी। तो बढ़िया है, आओ एंजॉय करो। क्या होता है मुझे भी मालूम नहीं है। मॉर्निंग में हमसे एक बच्चा कहने लगा, सर क्या नाश्ते की व्यवस्था है? तो देखो ऐसा है यार, नाश्ते की जहां तक बात है ना, नाश्ता वहां नहीं मिला तो हम खिला देंगे। कौन टेंशन की बात है, नाश्ते कोई बहुत बड़ी चीज है ना? किसी हलवाई के यहाँ थोड़ी ना जा रहे हो, या शादी बारात में थोड़ी ना जा रहे हो कि नाश्ते की व्यवस्था है कि नहीं है। वहां आप जो सीखने जा रहे हो वो आपको मिलेगा। और कब? हलवाई के यहाँ? हलवाई हो क्या तुम? अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड, सुनो इधर आओ, वापस आओ। आज आज जो है शुरुआत से माहौल जो है, पढ़ाई का माहौल बना नहीं है क्लास में, है ना? शुरुआत से ही कैमरा वैमरा लगा दिया है, तो वो शुरुआत से माहौल तुम लोगों ने बिगाड़ दिया। और जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाता है, टीम वीम बड़ी इन्वॉल्व हो जाती है। सैटरडे को इसीलिए बंद कर दी गया है, सैटरडे को आपकी क्लासेस नहीं होंगी। पीडब्ल्यू की हमारी पूरी टीम जो है सैटरडे को इंगेज रहेगी। क्यों? किसने बोला क्यों? क्यों? बस ऐसे ही, हम लोग गिल्ली डंडा खेलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी हरितगृह गैस है। और जितनी भी हरितगृह गैस हैं उनमें ग्लोबल वार्मिंग में ध्यान सुन लीजिए, उसमें ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, जितनी भी गैसेस हैं आपकी, जितनी भी हरितगृह गैस हैं, उनमें सबसे अधिक योगदान किसी गैस का है, तो वो कौन सी है? कार्बन डाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भारी मात्रा में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो 0.04, है ना? अलग अलग जगह पे आपको डेटा मिलेगा, 0.032 से लेके 0.04 तक ऐसा बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो है वो आपका बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का मतलब समझ रहे हो? ज्यादा हीट ट्रैप होगी। जो तुम्हारा पार्थिव विकिरण निकल रहा है, ये आपका जो यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पर इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा हो जाएगी, जो स्पेस में जा रहा है वो भी स्पेस में नहीं जा पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे निकल रही है, क्यों हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड जो आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्रिटिश औद्योगिकरण के पश्चात के बाद से लगातार बढ़ रही है। लगातार बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगातार आपका बढ़ रही है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के बाद से लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी से ये लगातार बढ़ती आ रही है और बढ़ती जा रही है। और खासकर, है ना, जो तुम्हारी 20वीं शताब्दी की प्रारंभ से बड़ी तेजी से बढ़ी, 20वीं शताब्दी की प्रारंभ से बड़ी तेजी से बढ़ी, मतलब कि 1910 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ा ये बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस कारणवश बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किस प्रकार से अधिक मात्रा में आ रहा है वायुमंडल में? जया, फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह से क्या हो रहा है? धुआं। तो घर से, किचन से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, क्या फर्क है उसमें? फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, अधिक मात्रा में धुआं निकल रहा है। बस ये वेन है ना, कि जो जीवाश्म आपके, ठीक है, जो आपके जीवाश्म है,
जीवाश्म ईंधन को जलाने से, ऑब्वियस सी बात है, जीवाश्म ईंधन कौन सा हो गया बेटा? जैसे मुख्यतः कोयला, ठीक है ना, पेट्रोलियम गैसेस। यहां पे जीवाश्म ईंधन को जलाने से आपका क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसके बाद एक और चीज, इसके बाद एक और चीज समझ लो यहां पे कि वन आप क्या कर रहे हैं? वनों को हटाने से निर्वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण से आप जो क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, जो आप काट दे रहे हैं, उससे हो रहा है। उसके अलावा जो बताया कि वाहनों के प्रदूषण से, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है? जो आपके बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योग, उनमें क्या हो रहा है? बड़े उद्योगों में, बड़े उद्योगों में क्या कर रहे हैं हम? जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं। बड़े उद्योगों में क्या कर रहे हैं? जीवाश्म ईंधन को, कोयले को क्यों जला रहे हैं? एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या जलाएंगे? सबसे सस्ता सस्ता साधन क्या है? कोयला जलाओ। कोयला जलाओगे, कोयला जलाओगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा? बड़े उद्योगों से आपका जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वाहनों से जो प्रदूषण या धुआं निकल रहा है। और सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन कहां जलाया जा रहा है? बताओ। तुम लोग डिस्कशन ना करो, बताओ इधर जो पूछा, सबसे ज्यादा कहां निकल रहा है जीवाश्म ईंधन? जीवाश्म ईंधन सबसे ज्यादा क्यों जलाया जा रहा है? ईंधन प्राप्त करने के लिए। कहां जलाया जाएगा फिर? बिजली कहां होगी? उसको क्या बोलते हैं? हाँ? ताप केंद्र, जो ताप केंद्र हैं हमारे, ठीक है, जो थर्मल प्लांट्स हैं, जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, ताप केंद्र है, वहां पे कोयला जलाया जा रहा है। एनटीपीसी नाम सुना है? एनटीपीसी क्या है नाम उसका पूरा फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या कर रहे हैं? वहां पे बड़े बड़े एनटीपीसी के आप लोग देखे हैं कैसे प्लांट्स होते हैं? इस प्रकार से बड़े बड़े आपके क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। यहां पे कोयले को जला के, कोयले को जला के क्या करा जाता है? कोयले को जला के बिजली पैदा करी जाती है, ठीक है ना, कोयले को जला के बिजली। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर हमें जो बिजली मिल रही है, जो हम लोग बैठे हुए हैं इसी में, ये सबसे ज्यादा कहां से आ रही है? कोयला जला के। जितने भी विकासशील देश हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, सबसे सस्ता ईंधन कोयला ही होता है जिससे बिजली पैदा करी जा सकती है। तो जितने भी विकासशील देश हैं, और विकासशील छोड़ो, आज विकसित देश आज भी कोयला जला के बिजली पैदा कर रहे हैं। वो हमको जो है, हम लोग को, हमारे जैसे देशों को जो है, वो चाहते हैं कि कभी तरक्की करे ही ना, इसलिए जलवायु के नाम पे हम ही को दबाने की कोशिश करते हैं। अपना सारी कर्मकांड कर देंगे, अपना औद्योगिक क्रांति करके विकसित हो गए, और वो कोशिश कर रहे हैं क्या? कैटरीना, जैकलिन, इसकी फोटो देख के मुस्कुरा रहे हो भैया? हाँ, अच्छा, इसकी देख रहे हो? अच्छा, वहां अलग दिख रही है क्या मोबाइल में? अच्छा, हमने कहा ये कटरीना की तरह हो गई हो। अच्छा, तो यहां पे देखिए, इधर देखिए, हमने जो बात बताई आपके, सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? जो आपके ताप केंद्र है, जो सबसे ज्यादा ताप केंद्र है, वहां से आपको सबसे ज्यादा ये जीवाश्म ईंधन, ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन जलाना कहां सबसे ज्यादा होता है? ताप केंद्र से, बिजली पैदा करने के लिए, है ना, ऊर्जा या बिजली के लिए। तो एनटीपीसी, एनटीपीसी के बहुत सारे प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट बहुत सारे हैं, है ना। कोयला यहां से आपको मिल रहा है, कोयला यहां से मिल रहा है। अच्छा, कोयला, ये कार्बन डाइऑक्साइड कोयले से आपको मिला है। कार्बन डाइऑक्साइड और किस कारणवश बढ़ रहा है? और कहां से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कहां से आ रहा होगा? ये तो हमने काफी चीजें बता दी, और इमेजिन करो कहां से आ सकता है? हाँ, मानव, अरे यार, हम लोग मानव नहीं, हम लोग तो जितना वो नेचुरल है।
और पराली जलाने पे भी आ गए। पराली इन्हीं में प्रदूषण में मान लो, पराली से भी आता है। पराली पराली हो गई, लकड़ी हो गई, है ना, पराली हो गई, या आपकी लकड़ी हो गई, मतलब जीवाश्म ईंधन जो भी है, जिससे भी आपका मिल रहा है ना, आपको ईंधन जिससे भी मिल रहा है, वो सब पराली के जलाने से, लकड़ी के जलाने से, इससे और बताओ है इससे। किससे बता रहा है? वाहन वाहन हो गया बेटा, वाहन हो गया, वाहन हो गया। हाँ, बायोगैस आता है, गोबर के उपले जलाने से भी होता है। यस, गोबर के उपले जलाने से भी होता है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो ये आपके ग्लेशियर हैं, जो आप ग्लेशियर्स देख रहे हैं, ये देखिए क्या आर्टिकल का नाम देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? यूनेस्को फाइंड्स दैट सम आइकॉनिक वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स विल डिसअपियर बाय 2050। 2050 तक आपका क्या हो रहा है? 2050 तक आपके जो विश्व के बहुत ही प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। अब आपको मैं बताऊं कि इसमें होता क्या है। अब इसमें हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पहले पूरा बर्फ के चादर से लदा होता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बर्फ के चादर से पूरा लदा रहता था, ढका रहता था पूरा, ठीक है, ये पूरा ढका रहता था। आज हम जो देख रहे हैं उसमें हमें पार्ट्स नजर आ रहे हैं, क्या ये आपके चट्टानी भाग नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है बेटा, सुनो ध्यान से, होता क्या है कि जब ये ग्लेशियर्स आपके बने, जब ये ग्लेशियर्स आपके बने थे, तो बहुत सारे जीव जंतु इसके अंदर क्या हो गए थे? दबे रह गए थे। जब आपका हिमयुग आया था, हिमयुग, ठीक है, तो सपोज इस प्रकार से तुम्हारा, इस प्रकार से ये हमारी सतह है, तो यहां पे पेड़ पौधे होंगे, यहां जीव जंतु होंगे, है ना। ये पेड़ पौधे और सब जो है, ये बहुत सालों तक क्या हुए? बर्फ के नीचे ढक गए, है ना। और इन पेड़ पौधों में क्या होगा? कार्बन। और ये सालों से दबे हुए हैं, ये सालों से दबे हुए हैं, लाखों सालों से दबे हुए हैं, ठीक है। और आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है कि ये, और एक बहुत मोटी चादर थी, एक बहुत मोटी चादर थी, लेकिन आज ये हो रहा है कि ये पूरी जो आपकी देख रहे हो, ये पूरी, इसके नीचे कार्बन दबा हुआ है, ये वाली पूरी चादर क्या हो रही है? आपकी हट जा रही है। और हटने की वजह से, हटने की वजह से क्या हो रहा है? यहां पे क्या आ रहा है? कार्बन आ जा रहा है हमारे वायुमंडल में, कार्बन आ जा रहा है कहां? हमारे वायुमंडल में। अब इससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है, ये एक साइकिल बन गई है, क्या कि यहां पे जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो हमारे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर से क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा? तापमान को बढ़ाया, क्या करा? ग्लोबल वार्मिंग करी। और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर और मेल्ट हुए, और मेल्ट हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ये चक्र क्या होगा? हम उस स्टेज में आ गए हैं, हमारी जलवायु उस स्टेज में आ गई है कि अब हम इसको बेटा बदल नहीं सकते, हम इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा, अब हमें इसी के साथ अपने आप को जीवित रखना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। इसको अब बदल नहीं सकते हैं, अब लेट हो गया है। अब इसको बदलने में कम से कम 300-400 साल लग जाएंगे। अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई कि हमारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग सारे क्या हो, ऊपर की तरफ मुस्कुराते हुए निकल लें, तब होगा एक साथ, एक साथ, वो भी छोटा मोटा नहीं, है ना, तब जाके होगा, अदरवाइज इतने। कोविड में देखा था, कोविड में भाई साहब सहारनपुर से हिमालय, हिमालय दिखने लग गए सहारनपुर से। अभी चले जाओ, केवल और केवल धुआं दिखेगा सहारनपुर में फैक्ट्रीज का,
सहारनपुर से हिमालय दिखने लगे। सहारनपुर और हिमालय में अच्छी खासी डिफरेंस है, लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वहां से हमें जो है पूरे हिमालय की चोटियां नजर आने लगी थी। सहारनपुर फ्लैट एरिया है उत्तर प्रदेश का, इतना साफ। डॉल्फिन ऑल्फिन जो है, वो डॉल्फिन ऑल्फिन आपकी कहां आ गई थी मालूम है? वेनिस, वेनिस इटली, वेनिस सुना है नाम वेनिस का? वहां पे जो पानी है वहां पे आ गई। वेटिकन सिटी नाम सुना? वेटिकन सिटी, रोम के पास वेटिकन सिटी, सबसे छोटी कंट्री है ना, इटली के अंदर है जो वेटिकन सिटी, उसके वो तट पे है। तो वो जो एड्रियाटिक सी वाला के इधर वाला सी है, टिरहिनियन, वहां सब डॉल्फिन ऑल्फिन टहल नहीं है। वो डॉल्फिन ऑल्फिन पता नहीं कब से गायब हो गई थी। हाँ जी, नहीं गंगा नहीं हुई, गंगा जो है गंगा साफ नहीं हुई, ना ही यमुना साफ हुई। हमने इतना उसमें कचरा फैला दिया है कि उसको कोविड भी आके सही नहीं कर पाया। मैं फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट बता रहे हैं आपको। 0.001% भी क्लीन नहीं हुई, कोविड ने भी उसको नहीं कर पाया, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा गंदगी मचा दी है कि वो नहीं हुआ सही, वो सही नहीं हुआ। थैंक्स टू कानपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सब जो है इंडस्ट्रियल हब्स, उन्होंने इतना अच्छा बना रखा है सब माहौल। अरे तुम लोगों को तो यहाँ तब भी गंगा ठीक मिल रहा है ना? कभी कभी कानपुर में जाओ और गंगा में नहाओ, कानपुर में जाके एकदम समझ लो नमकीन निकलोगे, इतनी गंदगी है। पता नहीं कौन कौन से, पूरी केमिस्ट्री समझ जाओगे, इतने तुम्हारे अंदर सॉल्ट के पार्टिकल होंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी पड़ा होगा सारे तुम्हें मिल जाएंगे वहां पे। इतना गंदगी है वहां पर, इतनी गंदगी है। और हम लोग ने गंगा को साफ करने के नाम पे, कोई भी गवर्नमेंट हो, केवल पैसा खाया है। और किसने? भविष्य के आईएएस ऑफिसर तुम लोग बनोगे, ऐसे ही कभी आईएएस ऑफिसर्स बने थे लोग, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स अगर सही हो जाए तो देश सही हो जाए, नेता भी कुछ नहीं कर सकते अगर ब्यूरोक्रेट सही हो जाए तो। लेकिन क्या है कि हम लोग को भी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी बहुत है ना मजा आता है चीजों को। तो यहां पे हिमनद के पिघलने से भी आएगा, यहां पे लिखिए हिमनद के पिघलने से। बेटा देखो, अभी हम जो है ना, ये आज हम लोग स्लो पेस में चल रहे हैं, कल समझ लो एकदम उड़नछू होंगे हम लोग इसमें, ये टॉपिक में। तो इसलिए बहुत कायदे से पढ़ना, कल से जो है एकदम शक्तिमान बनेंगे हम लोग। आज मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में तुम्हें धीरे धीरे बता रहा हूं। कल से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन अधिग्रहण क्या होता है, कार्बन कैप्चर क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो अभी जो चीजें बता रहे हैं समझ लो। अच्छा एक चीज बता, और किसी वजह से, अच्छा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो क्या ज्वालामुखी विस्फोट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है? ज्वालामुखी विस्फोट पे भाई, नए बच्चे नहीं पुराने बच्चे आंसर दें। हाँ भाई बिट्टू, हाँ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये बता रहे हैं पीछे। बिट्टू सही बता रहे हैं? पक्का? बिट्टू के साथ जाना पसंद करेंगे आप? कहाँ? तो यहां पे ज्वालामुखी उद्भेदन, ज्वालामुखी उद्भेदन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट हो रहा है ज्वालामुखी में, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है जब ज्वालामुखी में बताऊंगा, ज्वालामुखी के बारे में। अच्छा एक चीज बताओ, मैं बड़ी अच्छी, बड़ी, ये तो हमने अभी तक पूछा ही नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक प्रदूषक है या नहीं? हम बड़े बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक प्रदूषक है? रोहित शर्मा तुम बड़े यार ढीले हो यार। हाँ, तुम्हारा नीतीश नहीं आ रहा है फ्रेंड, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, लग रहा है। बताओ, प्रदूषक है कि नहीं है? ज्यादा मात्रा मतलब क्या करेगा ये, क्या प्रदूषक होगा मतलब ये? हम लोग बैठे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये घातक है?
ये तो नहीं है। अच्छा चलो ऐसी एक बात, कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से एक प्रदूषक है, तो कृत्रिम रूप से है, तो मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम लोग कि प्राकृतिक नहीं है तो कृत्रिम रूप से यह एक प्रदूषक है। क्या लगता है कविता? आराधना बताओ। कृत्रिम रूप से, जैसे कृत्रिम रूप से क्या मतलब है? हमें तो नहीं मालूम, हमने लिख दिया यहां पर। क्या होता है कृत्रिम रूप? जैसे कृत्रिम रूप, कार्बन की कि कार्बन डाइऑक्साइड की कि कार्बन की? कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलता है उसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है? रोहित, फाइनल बताओ अपना वर्डिक्ट, इसको हम प्रदूषक माने कि नहीं? कृत्रिम रूप से है। कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से अधिकतर जो भी चीज ऐड करेंगे वो क्या होगी? एक प्रदूषक होगी, है ना? अच्छा, प्रदूषक का मतलब क्या होता है? प्रदूषक का मतलब क्या होता है? प्रदूषक, हम प्रदूषक बोल रहे हैं, क्या होता है प्रदूषक? तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, सोनू प्रदूषक क्या है, क्या बताओ बताओ? नुकसानदेह होगा किसके लिए? हाँ, एनवायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए, जो प्राकृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाता है। और कोई? हाँ, एकदम चतुर्लिंगम वाली परिभाषा दे दी तुमने। वेरी गुड, थ्री इडियट याद आ गई। मनुष्य की पांचों इंद्रियों में से किसी भी एक को कम से कम अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो वो प्रदूषक है। देखिए, प्रदूषक वो चीज होती है जो आपका मनुष्य के लिए अनुकूल वातावरण है, अगर उस अनुकूल वातावरण को वो क्या कर दे, प्रतिकूल बना दे, है ना, जो आपके लिए जीने योग्य ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हमारा वातावरण क्या कर दे रहा है? हमारे वातावरण को खराब कर दे रहा है। ठीक है, तो एक्सेस में अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो वो प्रदूषक है, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक रूप में वो प्रदूषक नहीं होता है, हमने उसको प्रदूषक बना दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खराब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िया चीज है, हमने उसको खराब बना दिया है। हमने ही अपने वातावरण को खराब बनाया है और हमने ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करा? बढ़ाया है। जैसे आज तुमने हमने हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, कई जगह पे कोयले जल रहे हैं, कई जगह पे कोयले जल रहे हैं आपके। अब आप इमेजिन करिए कि पेड़ हैं आपके, वन है, वन कितने बढ़िया चीज होते हैं। वन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित क्या करते हैं? ताकि क्या कहते हैं आराम से, क्या करते हैं? हाँ, तुम बेटा यही, बहुत बढ़िया। बकरीद बेटा, है ना, परसों थी। अब कहाँ तुम बकरीद में भी पड़े हुए हो? हमें मालूम तुम नहीं गए बकरीद में, नहीं गए ना? गए थे? अच्छा, तभी तुम्हारा अभी तक वही है मामला। हम्म। कढ़ाई गोश्त पे तुम्हारा अभी भी दिमाग चल रहा है। हमने क्वेश्चन पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हम भी भूले हमने क्या क्वेश्चन पूछा। हमने क्वेश्चन पूछा कि जो वन है, वन वन को आप काट दे रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही कि घट रही है? अरे यार, क्यों? कौन नहीं अवशोषित कर पा रही है? हाँ, तुम छोड़ते हो? हाँ,
बस देखो ऐसी बातें, एक चीज बताए फरहान, एसी में ऐसी बातें ना करा करो कि हम लोग छोड़ते हैं। ये बोलो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, है ना। और तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की याद आ जा रही है। यहां पे ये याद रखिएगा, क्या ये प्राकृतिक रूप से एक प्रदूषक नहीं है, ये कृत्रिम रूप से एक प्रदूषक है। पेड़ क्या करते हैं बेटा, पेड़ वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष, अंजू वृक्ष क्या कर रहे हैं, वृक्ष बेटा क्या कर रहे हैं बताओ। वृक्ष जो है अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तैर रहा है, घूम रहा है, उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको ये जल के साथ जब मिल जाता है, जल के साथ मिलता है, तो सूर्य प्रकाश जो आपका होता है, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। अपना क्या बनाते हैं, भोजन बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन बना लेते हैं। इस प्रकार से क्या बना रहे हैं, अपना भोजन। इसको हम बोलते हैं क्या, भोजन, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, ये पेड़ों का भोजन है। तो क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनो, वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड था, वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला गया, पेड़ों के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां के चला गया, पेड़ों के अंदर। तो ये कार्बन गायब हो गया कि नहीं हो गया, ये कार्बन गायब हो गया। ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो है, ये CO2 जो था, अब ये हमारे वायुमंडल में नहीं है। ये CO2 कहां चला गया है, भोजन के रूप में पेड़ों में। और आपका यहां से क्या रिलीज हो गया, और ये आपका पेड़ों में तब तक रहेगा जब तक इसका कोई भाग सड़ के नहीं गिरे नीचे, है ना, या ये खुद पेड़ जो है मर ना जाए, तब तक ये कार्बन इसी में स्टोर हो जाएगा। तब तक ये कार्बन इसी में स्टोर होगा। अरे कोयला किससे बन रहा है, कोयला कार्बन से। कहां आया कार्बन, यही कार्बन था कि नहीं था, यही कार्बन दब जाता है नदियों के अवसादों में, कोयला बन जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि जो वन आप काट देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका टहल रहा है वायुमंडल में, और जल जो है, ये मिल के यहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है, और पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। और पेड़ जब भोजन बना रहे हैं, तो ये कार्बन जो टहल रहा था, वो कार्बन कहां चला गया, पेड़ों में चला गया। और यहां पे रिलीज क्या हो गया, O2 रिलीज हो गया, ऑक्सीजन आ गया, जो हम लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे तो आप समझ में आ गया कि कैसे आपका वनों को हटाने से क्या नुकसान होता है। अब आप अगर ये पेड़ हटा दें, ये पेड़ हटा दें, ये पेड़ आपने हटा दिया, तो ये वाली प्रक्रिया क्या होगी, खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये आपका जो CO2 था, ये क्या हो जाएगा, आवारा, टहल रहा है इधर उधर, जगह ही नहीं है, घर ही नहीं है ना, घर है नहीं, क्या हंस क्या रहे हो, घर नहीं है इसका, इसका घर था, पेड़ कट गया, अब टहल रहा, इसका मूड खराब, किस पे, तुम पे, क्योंकि तुमने पेड़ काटा है। तो कह रहे तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम टहलते रहेंगे। और टहलते रहेंगे तो क्या होगा, टहलते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा यहां पे इसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, यहां से जो पार्थिव विकिरण आ रहा है, इस पार्थिव विकिरण को जाने नहीं दे रहा है, इस पार्थिव विकिरण को जाने नहीं दे रहा है। तो इसलिए पेड़ों को काटना बहुत हानिकारक है, पेड़ों को काटना बहुत हानिकारक है। अब एक आपसे यहां पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, और ये शब्द जो है, इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है, कार्बन सिंक। कोई मुझे बताएगा कार्बन सिंक जो है, कार्बन सिंक क्या होता है, गीतांजलि को छोड़ के और कोई बताएगा कार्बन सिंक क्या होता है। अरे कार्बन सिंक क्या होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन हम उसको कार्बन सिंक कब बोलेंगे, उस पेड़ पौधे को हम कार्बन सिंक कब बोलेंगे, या उस जगह को हम कार्बन सिंक कब बोलेंगे।
कार्बन सिंक वो क्षेत्र, हाँ अब तुम बताना चाह रही थी, बताओ। कार्बन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कार्बन की उत्पत्ति कम और अवशोषण ज्यादा करता है। कोई भी वो क्षेत्र जो कार्बन का उत्सर्जन कम करे और उसका अवशोषण ज्यादा करे। अवशोषण ज्यादा, उत्सर्जन, वो क्या कहलाएगा? कार्बन। समझ में आया कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक एक ऐसा क्षेत्र है, वो कुछ भी हो सकता है, कार्बन सिंक एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कार्बन का उत्सर्जन कम हो रहा है और अवशोषण, बताओ, वन 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 कार्बन सिंक होंगे? वन, जंगल, पेड़, वन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ कि ना? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आत्मविश्वास से भरा आंसर दो। होंगे, हाँ बताओ। होगा? समुद्र होगा? समुद्र। कीचड़ होगा? नहीं। कीचड़ होगा? मृदा होगी, सॉइल होगी, और कीचड़ नहीं होगा। कीचड़ में मृदा जो है थोड़ी गीली हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कार्बन को भी अच्छा नहीं लगेगा। कीचड़ नहीं होगा। दलदली भूमि, दलदली भूमि, कीचड़ जैसी भूमि या दलदली भूमि, कार्बन सिंक होता है? अच्छा, समुद्र होता है भाई? नहीं होता समुद्र। समुद्र नहीं होता है। महासागर, समुद्र थोड़ा छोटा है, महासागर, उसमें होता है कुछ ऐसा? नहीं, समुद्र नहीं होता है। यहां पर सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखिए कि कार्बन क्षेत्र, कार्बन क्षेत्र, सॉरी, कार्बन सिंक, कार्बन सिंक वह क्षेत्र है, कार्बन सिंक वह क्षेत्र है, कार्बन सिंक वह क्षेत्र है जहां से कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन, नहीं लिखोगी? लिख लिया। कार्बन का उत्सर्जन कार्बन के अवशोषण से कम होता है। कार्बन का उत्सर्जन कार्बन के अवशोषण से कम होता है। वह क्षेत्र जहां कार्बन का उत्सर्जन कार्बन के अवशोषण से कम होता है, मतलब कि अवशोषण ज्यादा और उत्सर्जन कम। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा हुआ कि बेकार? अरे कार्बन का उत्सर्जन अगर कम हो रहा है और कार्बन का अवशोषण ज्यादा हो रहा है तो वो सही चीज है कि खराब चीज है? सही है ना? तो इतना सोच क्यों रहे हो? बढ़िया चीज है। कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो बढ़ रहा है वो कम हो जा रहा है। ठीक है। अब हाँ, समुद्र के बारे में जिन्होंने लिखा था, समुद्र, समुद्र है ना, समुद्र या महासागर, समुद्र या महासागर विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। ठीक है। और वन कार्बन सिंक है क्या? वन, गीतांजलि, वन, वन क्षेत्र पर डिपेंड करता है, वन नहीं होंगे। क्या चीज बोला? फिर से बोलना। हाँ, नहीं करेगा। क्यों? किसने रिलीज करा है? इंडस्ट्रीज से तो हो रहा है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्रीज है कि वहां पेड़ का क्षेत्र हम बात कर रहे हैं? अच्छा देखो, इधर देखो, यहां पे ये जो है, ये हमारा ये छोटा सा वन है, यहां पे आपकी इंडस्ट्रीज हैं, है ना? तो ये क्षेत्र, हम किस क्षेत्र की बात करें? इसकी बात करें या इसकी बात कर रहे हैं?
हम तो वन की बात कर रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं। इधर से होने दो उत्सर्जन, हम तो इसकी बात कर रहे हैं कि जो वन है, वन कम उत्सर्जन कर रहा है और अवशोषण ज्यादा कर रहा है। तो ये वाला क्षेत्र, उससे मतलब नहीं कि कहां है, वन है तो वन है, और वन है तो नंबर वन है। क्या, कार्बन सिंक, बहुत बढ़िया कार्बन सिंक होता है। फॉरेस्ट जो होते हैं वन, इसका उदाहरण। इसके अन्य उदाहरण वन एवं मृदा, मृदा, वन्य एवं मृदा, याद रखना मृदा बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, वन्य एवं मृदा, वन्य एवं मृदा। ठीक है, अब वनों द्वारा अवशोषित कार्बन ग्रीन कार्बन कहलाती है। हमने क्या बोला, वनों द्वारा अवशोषित कार्बन क्या कहलाती है बेटा, ग्रीन कार्बन कहलाती है, ग्रीन कार्बन। ठीक है ना, जो हमारे जो जो ट्रीज हैं, जो हमारे वन हैं, पेड़ हैं, वृक्ष जो हैं, वो जो अवशोषित कर ले रहे हैं, वो जो अवशोषित कर ले रहे हैं, जिस कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वो कार्बन क्या कहला रहा है, वो कार्बन कहला रहा है तुम्हारा ग्रीन कार्बन। हो सकता है ऐसे भी प्रश्न पूछ ले तुमसे, क्या ऐसा प्रश्न पूछ ले कि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण से जो कार्बन को अवशोषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना कि अवधारणा हमने क्या समझी है कि पेड़ जो भी अवशोषित करेंगे कार्बन, उसको हम कौन सा कार्बन बोलेंगे, ग्रीन कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ये एक चीज हो गई आपकी। दूसरी चीज, जो सागरीय जल एवं तटों पर स्थित या ऐसे लिख लो, सागरीय जल एवं तटीय जल, सागरीय जल एवं तटीय जल जिस कार्बन को अवशोषित करते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं ब्लू कार्बन। उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। 2020 का शायद या 21 का प्रश्न है, शायद 21 का प्रश्न है मेरे ख्याल से, कोविड के टाइम पे शायद आया था ये, 2021 का प्रश्न है। सागरीय जल एवं तटीय जल जिस कार्बन को अवशोषित करते हैं उसे ब्लू कार्बन कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। हाँ, क्या चीज बोल रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड विजिबल है कि इनविजिबल है, हमारे नॉर्मल आंखों से तो विजिबल नहीं है, तुम्हें नजर आ रहा है क्या अभी, हाँ वैसे विजिबल। बेटा एक काम करो तुम, जो हमने बिट्टू को एक बार सलाह दी थी, क्या, कि तुम यहां नहीं, तुम घर में जाके अभी जो है विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स करो और तुम जो है उससे एटॉमिक बम बनाओ केमिस्ट्री सीख के, और फिर उसके बाद वो जाके पाकिस्तान में दागो और बताओ कि वहां पर क्या हुआ। उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये प्रश्न कितना इररेलेवेंट हो सकता है इस क्लास के लिए। तुम्हें दिखता है, बताओ, तुम्हें दिखता है, अच्छा बताओ तुम्हें दिखता है, हाँ तो तुम्हें दिखाना है, लेकिन हाँ कि तुम्हें चाहिए कि वो दिखे, हाँ क्या दिख सकता है, यही हो सकता है, दिखता है नहीं, क्या दिख सकता है, यही प्रश्न पूछ सकते हो। कभी कभी दिखता है, हाँ हाँ बताओ 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 क्वेश्चन कंप्लीट करो, चलो बताओ, सुन रहे हैं, बताओ। अरे नहीं नहीं पूछ लो, बता दो, अरे गीतांजलि पूछो, तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लॉजिकल होते हैं, पूछो पूछो, अरे आई एम वेटिंग, पूछो 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 पूछो, हाँ हाँ
अरे पूछो पूछो, इररिलेवेंट कुछ नहीं होता है क्लास में। हम तो मजाक वाले तौर पे बोल रहे हैं, परेशान ना हो। हमारी क्लास में कुछ भी पूछो, नथिंग इज इररिलेवेंट, है ना। कोई भी चीज इररिलेवेंट नहीं होती है। कुछ भी मन करे पूछो, आंसर हम देंगे देंगे वो अलग चीज है। पूछो सब, पूछो 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 पूछो, बताओ बताओ। धुआं नहीं दिखता हमको, हमको जो है वो तो कंडेंसेशन है। वो बेटा कंडेंसेशन है, हमें वो कंडेंसेशन दिख रहा है। गैस जो है, गैस गैस हमें भाप के रूप में दिख रही है। हम समझ गए थे आपका क्वेश्चन, तभी हम बता रहे हैं वो कंडेंसेशन है, संघनित रूप दिख रहा है हमें। उसके अंदर जो जलीय भाग है, सुनो, गैस जो है ना वो क्या है, वो जब तुम्हारा संघनित हो जा रहा है तो द्रव की अवस्था में आ जा रहा है, तो द्रव की अवस्था में दिख जाएगा, है ना, द्रव की अवस्था में दिख जाएगा। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमको दिखता है, गैस के फॉर्म में दिखता है, लिक्विड के फॉर्म में दिखता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, सुन लो, बहुत अच्छा प्रश्न है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के फॉर्म में दिखता है, ये चीज सब लोग समझ लो। कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बनाया जाता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन सही है, रेलिवेंट है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कार्बन अधिग्रहण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। उसमें हम करते ही यही हैं, क्या कि कार्बन को कैप्चर करते हैं और लिक्विड बना देते हैं। कार्बन को कैप्चर करके क्या बना देते हैं, लिक्विड। और लिक्विड के माध्यम से हम लोग उसको पाइप के थ्रू समुद्र की गहराई में छोड़ देते हैं बहुत, या उसको हम पृथ्वी के नीचे छोड़ देते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में बना देते हैं हम। तो गैस के रूप में नहीं दिखेगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूं, गैस के रूप में नहीं दिखेगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में नहीं, लिक्विड के रूप में दिखेगा। वो आपका प्रश्न सही है, वही तो हम बता रहे हैं आपको कि कार्बन जो है ना, कार्बन कार्बन हमें गैस के फॉर्म में नहीं दिखेगा, कार्बन हमको लिक्विड के फॉर्म में दिखेगा। आपने पूछा क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखती है, तो हमने वही कहा कि नहीं दिखती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात। कार्बन डाइऑक्साइड को तुम सॉलिड भी बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड भी बना सकते हो, है कि नहीं है। ड्राई आइस का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन गैस के फॉर्म में हमको नजर नहीं आती, गैस के फॉर्म में नजर नहीं आती। जिसको बोलते हैं ना रंगहीन, रंगहीन जिसको बोलते हैं, रंगहीन जैसे, है ना, जैसे ओजोन, है ना वो। तो ब्लू कार्बन क्या है, अच्छा हम यहां से ब्लू कार्बन से उधर चले गए। ब्लू कार्बन क्या है, हाँ, समुद्र में, समुद्र कैसे ऑब्जर्व कर लेगा। वेरी गुड, फाइटोप्लैंक्टन। सुनो, ध्यान सुनो, बात सुनो। अब यहां पे, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान सुनो, क्लास की आखिरी बात है आज की, सुनो ध्यान से। यहां पे ये है हमारा, इस जल को हम बोलते हैं, ये है हमारा तट, ठीक है। ये क्या है, ये तट है। और यहां पे आपका वेलांचली जल होता है। यहां पे क्या होता है, वेलांचली जल, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलांचली जल। ये आपका होता है वेलांचली जल, ठीक है। और यहां पर ये जो होता है इसको बोलते हैं खुला सागर, जिसमें गहराई ज्यादा होती है, जिसमें गहराई ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खुला सागर। बीच में चले गए, ठीक है। अब यहां से स्विमिंग करके वापस नहीं आ पाओगे, ये वो वाला एरिया है जहां से सारी उम्मीद तुम्हारी खत्म, ठीक। बीच में अगर तुम गिर विर गए, भाई खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए, ठीक है, कि क्या हो कि आप यहां पे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और कुछ यहां पर हो, कूदना पड़ जाए तुम्हें खुले सागर में, तो इधर बचने के चांसेस बहुत कम है। इधर वाले में तुम्हारे बचने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर ये वाला जो जल कहलाता है वेलांचली जल, जो तटों के पास जल है, इसे हम बोलते हैं क्या, तटीय जल। और यहां पे ये कहलाता है खुला सागर। अब सुनो यहां पर बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या कि खुले सागर में यहां पर एक पादप होते हैं, छोटे 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 पादप, नजर ही नहीं आते, बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पादप होते हैं। इनको हम बोलते हैं क्या, पादप प्लवक, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइटो प्लैंक्टन्स। अब आपने जिन्होंने ओशनोग्राफी पढ़ी है उनको ये पढ़ा होगा, हम लोगों ने फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में बात भी करी थी, है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है पादप है और हरे रंग के होते हैं। और ये पादप जो है क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो यहां पे प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी हमने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, आपका भोजन में परिवर्तित हो जा रहा है,
ये हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण में। तो यहां पे अगर ऑक्सीजन है, यहां पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इसके द्वारा अवशोषित हो जाएगा। तो एक तो अवशोषण किससे हुआ, फाइटोप्लैंक्टन से हो गया। दूसरा यहां पे आपके तटीय भाग में बहुत सारे तटीय वन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, तटीय वन। इन तटीय वन को हम बोलते हैं क्या, ये जो तटीय वन होते हैं ये कहलाते हैं मैनग्रोव। ये क्या कहलाते हैं, मैनग्रोव कहलाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव। और ऐसे ही समुद्र में डूबे हुए वन भी होते हैं, जलमग्न वन, जलमग्न वन होते हैं, इनको हम बोलते हैं केल्प। ये कहलाते हैं केल्प फॉरेस्ट, ये कहलाते हैं केल्प वन। क्या कहलाते हैं, केल्प वन। अब मैं आपको बता दूं यहां पर कि दोनों जो है, दोनों अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ये दोनों भी जो है भोजन किससे बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से। इसका मतलब ये जलमग्न है लेकिन यहां रोशनी पहुंच रही है, जलमग्न है, सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, ये अपना भोजन जो है उसी से बना रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये क्या कर रहा है यहां पे, मैनग्रोव, मैनग्रोव भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब मैं दोनों दिखा देता हूं कि मैनग्रोव कैसा दिखता है और आपको केल्प कैसा दिखता है। पहले तो केल्प देखो, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होता है केल्प। ठीक है, ये दिस इज योर केल्प, जलमग्न है ना, ये आपका क्या है, दिस इज केल्प। देख रहे हो इसमें गहराई बहुत ज्यादा नहीं है, तटों के पास का इलाका है। ये जो खूबसूरत आप देख रहे हो, लग रहा है जैसे अवतार मूवी देख रहे हैं, वैसे ही वाला जो है आपका ये क्या करेगा, ये अपना भोजन कैसे बनाएगा, सूर्य के प्रकाश को यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा उससे अपना भोजन बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण का मतलब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप स्टोर कर ले रहे हैं। तो ये जो है ये आपका केल्प फॉरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, केल्प, है ना। और ये केल्प कहां मिलता है आपको, ये आपको यहां आप देख सकते हैं, यहां पे सूर्य की रोशनी क्लियरली पहुंच रही है, इसका मतलब ये सूर्य का प्रकाश का प्रयोग कर पाएगा, है ना। ये आपका बहुत ज्यादा आपका गहराई में नहीं मिलता है, ये बहुत ज्यादा गहराई में आपको केल्प फॉरेस्ट जो है, ये केल्प फॉरेस्ट बहुत गहराई में नहीं मिलते हैं। तो ये जो है दिस इज योर केल्प, ये आपके केल्प फॉरेस्ट कहलाते हैं। और केल्प फॉरेस्ट जो है, केल्प फॉरेस्ट, ये केल्प फॉरेस्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहां पर दुनिया भर के जीव आके रहते हैं। देख रहे हो कितनी मछलियां हैं, कितनी मछलियां हैं, बहुत सारे यहां पर सागरीय जीव रहते हैं, ये कहलाते हैं केल्प, इनको हम बोलते हैं केल्प। क्लियर है बात यहां पर। अब यहां पे मैनग्रोव तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, लेकिन नए बच्चे भी हैं यहां पर, तो आप लोग देखिए मैनग्रोव्स क्या होते हैं। जैसे भारत में भी मैनग्रोव है, इस प्रकार के जो वन होते हैं, देखो ये देख लो, ये जो देख रहे हैं आप, इस प्रकार के वन जो है, ये तटीय क्षेत्र में देख रहे हैं, समुद्र है, समुद्र है, समुद्र के तटों के पास ये क्षेत्र है, इनको हम क्या बोलते हैं, मैनग्रोव। ये भी अपना जो है, ये भी अपना भोजन किससे बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण से। और ये भी कार्बन को क्या कर रहे हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि यहां पे जो यहां पे आपका कार्बन का अवशोषण हो रहा है, यहां पे आपका कार्बन का अवशोषण हो रहा है, यहां पे कार्बन का अवशोषण हो रहा है, इस कार्बन को हम क्या बोल रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन आया था कि ब्लू कार्बन क्या होता है। क्वेश्चन यही सिंपल सा पूछा गया था यूपीएससी में कि ब्लू कार्बन क्या होता है। ब्लू कार्बन मैंने आपको बता दिया, ग्रीन कार्बन मैंने आपको बता दिया, है ना। और ये जो है हमारे, और काला कार्बन भी बता दिया, भूरा कार्बन भी बता दिया। भूरा कार्बन कहां से आता है, जो कंडे होते हैं, उपले, उपले गोबर के जो जो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं काव। अंग्रेजी का नाम बड़ा अच्छा है, आप बताऊं मैं, बड़ा ऐसा लगेगा क्या है ये। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं काव डंग पैटीज। पैटी, पैटी का मतलब क्या होता है मालूम है, पैटी एक एक्चुअली आकार है, कोई चीज जो चपटी हो, गोल हो और जिसकी कुछ थिकनेस हो, उसको पैटी बोलते हैं। तभी आप जाते हैं मैकडोनल्ड्स में तो कहते हैं आलू पैटी, है ना, चिकन पैटी, पैटी का वही। और जो हम लोग पैटीज खाते हैं उसमें भी लेयर होती है वो चपटी सी, उसको भी पैटीज बोलते हैं। तो यहां पर जो है ये है काउ डंग पैटीज, जो गोबर से बनाया जाता है, गाय के गोबर से या है ना भैंस के गोबर से आप बना रहे हैं, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में कंडा बोलते हैं, कई जगह पे उपले बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं आई डोंट नो।
कोई था, कोई था, कोई था, था, कोई था, कोई था, कोई था, कोई था, उपले। डिसाइड कर लो, था है कि था है ये। हाँ तो सही तो बोल रहे हैं, कोई था। और क्या बोल रहे हैं यार, कोई था, कोई था थोड़ी ना बोल रहे हैं। कोई था वो अलग कहानी है, ये कोई था की कहानी है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्लास एंड करते हैं। कल हम लोग जो है, कल आज मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं कार्बन के बारे में। कल पूरी कार्बन का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे, कार्बन का पोस्टमार्टम और जितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका पोस्टमार्टम। कल सारा पोस्टमार्टम होगा। कल अपना हाथ वाथ तेल वेल लगा के आना। कल जो है लिखवाएंगे बहुत। कल जो है आईपीसीसी की पूरी रिपोर्ट लिखवाएंगे कि क्या क्या उसके प्रमुख बिंदु हैं।